हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स फॉरम पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम बहुत बेसिक से चलेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर का लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बहुत बेसिक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? अगर हम इस वर्ड को देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे चार्ज एट रेस्ट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इसमें चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज रेस्ट में रहेगा। अभी जो रेस्ट चार्ज है ये फोर्स भी जनरेट करता है, ये हम आगे चार्ज की प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। प्लस इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा किसी पॉइंट पर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। तो ये सब किसकी वजह से है? इस रेस्ट चार्ज की वजह से है। तो जब हम इस रेस्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो रहा है, इस रेस्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पे, इस रेस्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी पॉइंट पे, इन सबको हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। और इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स की? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ये स्टैटिक चार्जेस है। फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये सारा सब कुछ किसकी वजह से है? इस चार्ज की वजह से, इस रेस्ट चार्ज की वजह से। अब पहले ये तो समझ लें कि चार्ज होता क्या है, क्योंकि सब कुछ तो यही कर रहा है। तो अब हम समझते हैं कि चार्ज क्या है। ठीक है, तो चार्ज होता है इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब इसके बाद कुछ नहीं होता, ये लास्ट होता है। किसी भी मैटर का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? चार्ज। उसके बाद मैटर डिवाइड नहीं हो सकता। ऐसे समझिए, एटम्स, एटम्स किस किस के बने हुए हैं भाई? एटम्स कैसे बना है? एटम्स मेड अप ऑफ चार्जेस। एटम्स चार्ज का ही तो बना हुआ है। अगर आप देखेंगे एटम्स के अंदर क्या क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन कर रहा होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे होता है। तो अब इस एटम की फंडामेंटल यूनिट क्या है भाई? अगर हम इस एटम को तोड़ दें तो तोड़ते तोड़ते सबसे लास्ट में क्या बचेंगे? इसके चार्जेस ही बचेंगे, क्योंकि इन चार्जेस की वजह से तो एटम बना है। जैसे मैंने बोला था, एटम्स मेड अप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इसकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये लास्ट है फंडामेंटल यूनिट्स। तो चार्ज क्या है? इट इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसके बाद कुछ नहीं है, ये एक फंडामेंटल यूनिट है। अब चार्जेस हमें पता लग गया। चार्जेस दो तरह के होते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। अब हर एक इलेक्ट्रॉन पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी कूलम क्या है? कूलम है SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, चार्ज का मैग्नीट्यूड ही तो है, कोई डायरेक्शन थोड़ी है। तो चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलम। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। हमने क्लास 10th में पढ़ा था, दो मैग्नेट हैं, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। ये एक और मैग्नेट है, इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है। तो हमने पढ़ा था कि दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। बिकॉज इस मैग्नेट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो क्या क्रिएट करती है? फोर्स। ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो मैग्नेट हैज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी टू क्रिएट फोर्स। सेम एज जो चार्जेस हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उनकी भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि फोर्स क्रिएट करते हैं। तो चार्जेस हैज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी टू क्रिएट फोर्सेस। अब ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा? ये अट्रैक्टिव तब होता है जब दो अपोजिट चार्जेस होते हैं। जब एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। भाई हम भी तो अपोजिट को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब दो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव। ठीक है भाई, चार्ज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि फोर्स क्रिएट करता है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन में कि वो चार्जेस
एक दूसरे चार्ज पे स्टैटिक चार्जेस फोर्स क्रिएट करते हैं, तो वो इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब ये फोर्स दो तरह का हो सकता है, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किन के बीच में लगेगा भाई, अपोजिट के बीच में, और जो रिपल्सिव है वो किसके बीच में लगेगा, सेम चार्जेस हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई चार्ज की, सेम चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब भाई गीता में एक लाइन है ना, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती रहती है। उसी तरीके से चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो मतलब किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। कैसे, ऐसे समझिए, ये एक NaCl है, ठीक है, आपने इसको हीट देके ब्रेक कर दिया, ये Na प्लस और ये क्या बन गया, Cl माइनस। ठीक है, यहां पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, Na में 11, क्लोरीन में 17, कितने हो गए 28। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है Na के पास, 10। भाई एक इलेक्ट्रॉन तो दे चुका है तभी तो पॉजिटिव आ गया है, और इसके पास कितने हैं 18, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 28। तो जो इस सिस्टम का चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है। बस चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन हम ना चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज इज कंजर्व्ड। आया समझ में आपको ये? चार्ज की अगली प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या होता है क्वांटाइज्ड? क्वांटम सुने, क्वांटम इसका मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड नंबर्स। तो चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, ये अवेलेबल है फिक्स नंबर पे। भाई किसी भी बॉडी पे चार्ज है, हमने मान लो किसी बॉडी पे चार्ज 4 कूलम है, तो ये चार्ज कूलम कैसे बना होगा, काफी सारे इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े होंगे, उसके बाद 4 कूलम बना होगा, क्योंकि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे कि 4 कूलम चार्ज बना होगा, भाई टोटल चार्ज जो इसके 4 कूलम है कैसे बना होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे, तब जाके ये E इसका चार्ज n नंबर ऑफ इतना चार्ज जुड़ा होगा, तब जाके टोटल चार्ज कितना होगा 4 कूलम। तो ये क्या होता है, ये फिक्स नंबर में होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये जो n है ये आधा आ गया होगा, 3/4 आ गया होगा, नहीं, ये फिक्स नंबर में होता है। जो n होता है ये इंटीग्रल वैल्यू होती है, मतलब 1 2 3, n की वैल्यू 1 2 3 होती है। तो चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। जो n की वैल्यू होती है ये क्या होती है, इंटीग्रल वैल्यू होती है।
अब इसको आप ऐसे समझिए, अगर आपसे कोई पूछता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो हमें पता है Q इक्वल्स टू एन ई। यहां पे एन क्या हो गया, वन इलेक्ट्रॉन पे पूछा है 1, तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इस पे चार्ज है। इफ समवन आस्क यू कि चार्ज ऑन 3 कूलम कितना होगा, तो हमें पता है एन कितना हो गया 3, सॉरी चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो टोटल चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट कभी कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि मुझे बताइए 1.5 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। भाई हमें पता है चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, जो n होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगी 1 2 3। नो वन आस्क यू कि भाई मुझे बताओ 4.5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताओ, कोई भी पूछेगा, आपसे पूछेगा 5 इलेक्ट्रॉन पे मुझे चार्ज बताओ कितना होगा, भाई 5 क्या है, n इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आपको समझ में आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, जो फिक्स नंबर में अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये जो n होता है ये इंटीग्रल वैल्यू होती है 1 2 3, तो ये होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। तो ये क्लियर है आपको। तो ये अब आप चार्ज जो क्वांटाइज है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब चार्ज किसी भी बॉडी पे किसका मल्टीपल इंटीग्रल है, जो बेसिक यूनिट है इलेक्ट्रॉन की और जो बेसिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, मतलब Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी क्या हो जाएगा भाई, 4e हो सकता है, 5e हो सकता है, 6e हो सकता है, लेकिन चार्ज ऑन एनी बॉडी नेवर बी 1.5e 2/3e, ये पॉसिबल नहीं है। अब चार्ज की एक अलग दूसरी प्रॉपर्टी है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट जब चार्ज मोशन में होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और जो साइंस चार्ज एट मोशन को स्टडी करती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो हम यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स आगे आएगा आपका सेकंड थर्ड जो यूनिट है करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड में। अब अगर ये चार्ज अनएक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, अनएक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, मतलब वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो मोशन तो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, बट ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ये है चार्ज की प्रॉपर्टीज। अब एक चीज और याद रख लीजिए, हमने 3 चीजें पढ़ी थी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड क्वार्क्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। ओके, तो यहां पे हमारी चार्ज की प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कूलम्स लॉ।
गाइस अब देखते हैं कूलम्स लॉ। अब ये कूलम्स लॉ आया क्यों? भाई हमने चार्ज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है टू क्रिएट फोर्सेस। अब इन फोर्स को एक्सप्लेन करने कौन है? कूलम। तो उन्होंने अपना एक लॉ दे दिया, कूलम्स लॉ। अब कूलम बाबा क्या कहते हैं? कूलम बाबा कहते हैं कि भाई ये दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं Q1 एंड Q2। ये एक डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R1। तो चार्ज की तो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे पे फोर्स क्रिएट करता है। तो अब ये दोनों तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा कि दूर भाग। तो ये इसको इस साइड फोर्स लगाएगा और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। सेम ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की क्या वैल्यू होगी, और इस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कूलम्स बाबा ने अपना एक लॉ दे डाला। अब लॉ क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज, मतलब ये चार्ज, एक चार्ज ऑन अनदर चार्ज, इस चार्ज पे एक फोर्स लगाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो फोर्स लगता है एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन दी चार्जेस, मतलब इन दोनों जो चार्जेस हैं इनकी जो लाइन जॉइनिंग है, मतलब ये इसी के अलोंग लगता है। ऐसा नहीं है कि ये चार्ज Q1 यहां पड़ा है और ये Q2 यहां पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है और ये इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा है, नहीं। जो इनकी लाइन जॉइनिंग है उसी के एक्ट फोर्स लगता है। या तो अगर ये रिपल्सिव फोर्स होगा तो बाहर की तरफ लगेगा, अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता तो ये फोर्स अंदर की तरफ लगता। ठीक है, तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज ऑन अनदर चार्ज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मतलब इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो क्या कहते हैं कूलम कि कोई भी दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो फोर्स है ये इन दोनों चार्जेस की लाइन जॉइनिंग पे ही एक्ट करता है, ऐसा नहीं परपेंडिकुलर जो करेगा, नहीं, लाइन जॉइनिंग पे। और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है भाई, अब अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो यहां पे कांस्टेंट आ जाता है K। इस K कांस्टेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इस K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट क्या होगी? यूनिट निकाल सकते हैं हम लोग भाई, K की यूनिट निकालनी है हमें, तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन ये कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आगे समझ में? इस K को हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू
10⁻⁻12। यूनिट क्या होगी भाई, के का उल्टा ही तो है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट, के का उल्टा है, के की यूनिट क्या थी, के की यूनिट थी ना न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे भाई ये एप्सिलॉन इधर आ जाएगा, 1/4 पाई क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट के की यूनिट हमें पता है, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब अगर आप k की वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ पे 1/4 इंटू 22/7 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालेंगे तो हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 इंटू 10⁻9 ही मिलेगी। आप करके देख सकते हैं। तो कूलम्स लॉ आपको समझ में आया। बस ये याद रखना है कि ये फोर्स अलोंग द लाइन ही एक्ट करता है। अगर एक चार्ज यहां हो, एक चार्ज यहां हो, तो इन दोनों के बीच के ऐसे ही फोर्स एक्ट करेगा, ऐसे नहीं कि ये फोर्स ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे नहीं। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। रिपल्सिव कब होगा, जब दो सेम चार्जेस किसी डिस्टेंस पे होंगे तो ये रिपल्सिव होगा सेम चार्जेस के लिए, और अनलाइक चार्जेस के लिए क्या होगा, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये तो था हमारा फ्री स्पेस के लिए, जब हमने इसको वैक्यूम में या एयर में रखा हुआ है। अब हमने क्या करा, इस पूरे इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। ठीक है, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो परमिटिविटी होगी उसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो हमारा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fe 1/4 एप्सिलॉन Q1/Q2/R²। भाई पहले यहां पे क्या था, एयर के लिए क्या वैल्यू थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, आपने मीडियम डाल दिया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F मीडियम, जो हमें फोर्स मिलेगा इस मीडियम में, इन दोनों जो चार्जेस एक दूसरे पर एक्सर्ट कर रहे होंगे वो ये फोर्स हमें मिलेगा। ठीक है, अब हो सकता है इस मीडियम में आप कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स वो होते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन और होती है, इट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो के क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, एप्सिलॉन, और फ्री स्पेस की क्या थी, एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया, क्या डायमेंशन यूनिट क्या होगी भाई, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट तो सेम होगी, तो ये यूनिटलेस होगा और डायमेंशनलेस भी होगा। ठीक है, अब यहां से हम मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। आ गया, हम यहां पे डाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, अब
ये मैंने क्यों बताया, हो सकता है कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको बोलेगा कि एक हमने मीडियम जो है दोनों चार्जेस के बीच में इंसर्ट कर दिया है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, आपको उसके मीडियम की परमिटिव नहीं दी होगी, ठीक है, कि उसकी क्या परमिटिविटी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे दिया होगा, बोला होगा कि उस मीडियम में दोनों चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। आप परमिटिविटी की जगह एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू भी पता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो फोर्स निकाला था एयर में, वो क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 R², ये निकाला था हमने, ये एयर में वैक्यूम में था जब ये सिस्टम किसी एयर में पड़ा था। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो ये वाली वैल्यू ये किसके बराबर आ रही है, एफ एयर के बराबर आ रही है, ये एफ एयर है, अगर आप देखें दोनों वैल्यू तो हम लिख सकते हैं एफ एम इक्वल्स टू एफ एयर अपॉन के, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो और फोर्स दिया हो कि एयर में दोनों चार्जेस कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो मीडियम का फोर्स निकाल सकते हैं इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देख लीजिए। तो गाइस, ये था आज हमारा आज का टॉपिक, चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस और कूलम्स लॉ। तो हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट करा है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो बच्चे ट्यूशन या कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको भी मैं हेल्प आउट कर सकूं अपने चैनल के माध्यम से। तो आगे से शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और सुपरपोजिशंस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो थैंक यू, आप सब खुश रहिए।